हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 6 देखेंगे, जो है लाइफ प्रोसेस। ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो है लाइफ प्रोसेस। अगर हम बात करें, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी एक सर्टेन लाइफ प्रोसेस होती है। जैसे वो टाइम के साथ ग्रोथ करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं। और जितनी भी ये प्रोसेसेस होती है लाइफ की, लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये टुगेदर इन सबको करने के बाद ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव कहलाता है। मतलब कि वो जीवित है। वो जब वो ये सारी प्रोसेस को कर रहा है तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव है। और साथ ही वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ये सारे जो फूड है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है और रेस्पिरेशन है करता है, तो इसको ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। उसको हम एक सिंपल माइंड मैप से देखते हैं। जो लाइफ प्रोसेस है उसमें होती है ग्रोथ होता है, साथ ही जो डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशंस होता है, एक्सक्रीशन होता है। इन सब के बीच में ही लाइफ प्रोसेस है। एक पर्सन अलाइव तभी कहलाता है जब वो इन सारी परफॉर्म को डन करता है। और जितनी भी ये प्रोसेसेस थी, इनको करने के लिए उसको ज़रूरत होती है न्यूट्रिशन की। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलता है उसके फूड से। और न्यूट्रिशन डिवाइड है टू वे में। एक होता है न्यूट्रिशन प्लांट्स, एक न्यूट्रिशन जो प्लांट्स कर लेते हैं, और दूसरा है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो जो न्यूट्रिशन इन प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉप्स होता है, मतलब कैन मेक फूड देयर ओन, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और न्यूट्रिशन इन एनिमल की बात करें तो जो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये डिपेंड होते हैं प्लांट पे या अदर एनिमल फॉर देयर फूड के लिए। अब हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जितना भी उनका काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो बना होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, वाटर एसेट्रा। इन सब चीज़ से उनका न्यूट्रिशन बना होता है और ये यूटिलाइज करते हैं इसको प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो वो खाना वो उसको बनाते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक। जो हेटरोट्रॉपिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन होता है विच इन ऑर्गेनिज्म डू नॉट पॉजेस द एबिलिटी, मतलब उनके पास अपनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना फूड को सिंथेसाइज कर सके। वो कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉप पे फॉर देयर फूड सप्लाई। या तो वो डायरेक्टली फूड ऑटोट्रॉप से लेंगे या इनडायरेक्टली लेंगे, मगर वो अपने आप फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को कैरी करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लाइक ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल इन ऑर्गेनिक मटेरियल को, और उसको वो कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट में। और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो फुलफिल होता है बाय द प्रोसेस जिसमें विच ऑटोट्रॉप्स टेक करते हैं CO2 को, H2O को, और इसको कन्वर्ट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में। और ये सब जो प्रोसेस वो करते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस इक्वेशन की बात करें तो अगर जो फोटोसिंथेसिस की पूरी इक्वेशन है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड जब 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिक्स रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो बनाता है ग्लूकोज C6H12O6 को, और साथ ही वो ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है और 6H2O को भी वो प्रोड्यूस करता है। उसी तरह हम रॉ मटेरियल ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो होती है सनलाइट। जो क्लोरोफिल होती है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करती है बाय जो उसमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, उससे वो सनलाइट को ऑब्जॉर्व करती है। नेक्स्ट जो CO2 होती है वो इंटर थ्रू स्टोमेटा। जो CO2 गैस होती है वो प्लांट के स्टोमेटा से अंदर CO2 जब एंटर करती है स्टोमेटा के द्वारा, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज़ करता है प्लांट, और जो ऑक्सीजन को रिलीव करता है वो थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स के द्वारा वो करता है। नेक्स्ट वाटर प्लस मिनरल जब
मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेरस एटसेट्रा आर टेकन बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। जो वाटर होती है वो प्लांट वाटर और मिनरल्स अपने रूट से लेता है। उसके बाद साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लीव में, जिसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को, जो एक ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। अगर हम मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें, जो क्लोरोफिल होता है वो अब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को बाय क्लोरोफिल की हेल्प से। फिर जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। जब ये केमिकल एनर्जी बनती है तब स्प्लिटिंग होता है वाटर का इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तब CO2 का रिडक्शन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स को बनाता है। तो ये मेन इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। उसके बाद अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो टीनी छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस ऑफ लीव्स में, उसी को स्टोमेटा कहते हैं। अब जो स्टोमेटा है फंक्शन कैसे करता है, पूरे के पूरे प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस की फंक्शन कैसे करता है। सबसे पहले तो ये एक्सचेंज करता है गैसेस को O2 और CO2 में। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, जब वो ट्रांसपिरेशन करता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो वाटर का लूज़ करता है वाटर को एज अ वाटर वेपर की तरह। यहाँ पर हम एक डायग्राम देख सकते हैं, इसमें जो ये प्लांट्स के यहाँ पर है ये क्लोरोप्लास्ट है, जो ये छोटे छोटे पोर्स हैं ये स्टोमेटा पोर्स हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो ये एक प्लांट का स्टोमेटा है जिससे वो पूरा का पूरा ये प्रोसेस को डन करता है। इसके बाद अगर हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें, जो होलोजोइक होता है, सैप्रोफिटिक होता है और कुछ पैरासाइटिक्स होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो होलोजोइक होते हैं, वो सॉलिड फूड को टेक करते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो बॉडी होती है इनसाइड बॉडी वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। जैसे एक एग्जांपल देखें अमीबा और एनिमल्स। उसके बाद सैप्रोफिटिक आते हैं, ये ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं किसी डेड या डीके मैटर को। इसका एग्जांपल लें तो ये फंगी जो होती है वो डेड और डीके चीज़ों को अपना फूड की उसको फीड करती है अपने आप को इनसे। तीसरा आता है पैरासाइटिक। जब पैरासाइट्स होते हैं वो या तो इनसाइड या आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। किसी भी जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर इसका एग्जांपल लेंगे तो कसकटा इसका एग्जांपल है। और एनिमल में अगर हम इसकी बात करें तो टिक्स जो जानवरों पे लगती है वो एक पैरासाइटिक की एग्जांपल है। अब हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। तो अगर हम देखें कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, तो उसमें अगर सबसे पहले हम देखें यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल के बने होते हैं वो फूड को कैसे टेकन करते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं ये अपने इंटायर सरफेस जो उनकी बॉडी होती है उससे फूड को टेक करते हैं। अगर इसके एग्जांपल देखें तो अमीबा और पैरामीशिया के एग्जांपल हैं। जो अमीबा होता है वो अपने जो पैसोडोफोडियस में होता है उसमें वो एक्सटेंशन ऑफ उस पर इतनी वो होती है कि वो अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंशन कर सकता है। फिर वो कैप्चर करता है फूड को, फिर वो फूड को टेक करता है फूड वैक्यूल को, फिर वो डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, फिर वो उसका अनडाइजेस्ट फूड को मूव करता है टू द सरफेस ऑफ सेल में और उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। उसको हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि एक अमीबा है, जब इसके फूड पार्टिकल इसके नज़दीक आ रहे हैं तो अपने आप को एक्सटेंशन कर रहा है अपने सेल मेम्ब्रेन का और फूड का इंटेक कर रहा है। उसके बाद वो फूड से न्यूट्रिशन को ले रहा है। तो इस तरीके से जो पूरा अमीबा होता है वो अपने फूड जो प्रोसेस है उसको डन करता है। उसी तरह जो पैरामीशियम होता है उसमें सीलिया प्रेजेंट होता है उसके इंटायर ऑल ओवर द बॉडी में, उससे वो फूड को टेक करता है और उसको एक स्पेसिफिक स्पॉट पे उसको रखता है फूड को। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप इन होलोइक न्यूट्रिशन को। तो जो हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले होता है इंजेक्शन, फिर होता है डाइजेशन, फिर होता है एब्जॉर्प्शन, फिर होता है एसिमिलेशन और फिर होता है एगेशंस। अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन होता है उसके लिए कम्प्लीटली एलिमेंट्री कैनाल होती है और साथ ही उसमें एसोसिएटेड डाइजेशन ग्लैंड्स भी होती हैं।
सबसे पहले जो फूड का टेक करता है अपने माउथ से, फिर वो टीथ से उसको च्यूइंग करता है, फिर टंग से उसको जो फूड होता है उसका रोलिंग और टेस्टिंग का काम टंग करती है। उसके बाद जो सलेवरी ग्लैंड होती है वो खाने को स्वेल करने और पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, और साथ ही ये सीक्रेट करती है स्लाइवा को और मुकस को। अगर हम देखें तो हमारे जो माउथ है उसमें जो स्लाइवा प्रेजेंट होता है, जो हम खाने को खाते हैं जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, वो स्लाइवरी और अमाइलेज के द्वारा उसको शुगर में कन्वर्ट कर लेता है। फिर जो फूड है वो मुंह से जाता है ओसोफेगस में। इसमें जो फूड है वो माउथ से स्टमक में जाता है बाय पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट से। उसके बाद जब खाना जो ये एसोफेगस है उसमें कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंशन होता है मसल्स का ऑफ द एसोफेगस में। उसके बाद जो खाना है वो जाता है स्टमक में, जहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पेप्सिन, एचसीएल और मुकस प्रेजेंट होता है। जो पेप्सिन होता है वो एक तरह का एंजाइम्स है जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। उसी तरह जो एसिड है वो मेक मीडियम, जो खाना हम खाते हैं उसको एसिडिक बनाने का काम करता है। उसी तरह जो मुकस होता है वो एक प्रोटेक्ट लीनियर इनर लीनिंग ऑफ स्टमक, मतलब जो बॉडी में जो स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है उससे बचाने के लिए स्टमक में मुकस प्रेजेंट होता है, वो उसको कवरिंग करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो खाने में कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइकोज में, और प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। उसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो विलीज होती है उसके कारण वो हेल्प करती है, विलीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड में जो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वो बाय द हेल्प ऑफ विली जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है उसके द्वारा होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो रिसीव करता है सीक्रेशन, जो बहुत सारे जूसेस को जो सीक्रेट होते हैं अलग अलग बॉडी ऑर्गेनिज्म से, जैसे लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है जो हेल्प करता है लार्ज फैट ग्लूकोज को इमल्सिफाई करने का, और वो स्मॉल फैट ग्लूकोज में उसको बदलता है। उसी तरह जो पेनक्रास होता है उसमें पेनक्रेटिक जूस निकलता है जिससे दो एंजाइम्स निकलते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइप्सिस। जो ट्रिप्सिन होता है वो मदद करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलने के लिए, और लाइप्सिस हेल्प करता है फैट को ग्लिसरॉल में बदलने के लिए। अगर हम इमल्सिफिकेशन की बात करें तो ये एक प्रोसेस होती है जिसमें लार्ज फैट ग्लूकोज जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर फैट ग्लूकोज में बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस के, जो लीवर से सीक्रेट होता है। इसके बाद जो खाना है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जो ज़्यादा मात्रा में वाटर होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, और जो अनडाइजेस्ट फूड है, जो रेस्ट ऑफ मटेरियल उसको रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी और बाय द हेल्प ऑफ एनस से, जिससे पूरा खाना बाहर निकल जाता है। अब हम इसको पूरा इस डायग्राम की हेल्प से देखेंगे। सबसे पहले माउथ से खाने को टेक करते हैं, टेंग जो दांत टीथ होते हैं वो उसको चबाने का काम करती है, टंग उसको टेस्ट करने का काम करती है, उसमें स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च को शुगर में चेंज करता है, और ओसोफेगस से खाना नीचे जाता है जो स्टमक में जाता है। इस तरह पूरा का पूरा प्रोसेस जो खाने का है वो इन सब ऑर्गन से होता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन होता है उसमें इन्वॉल्व होती है जो गैसेस जो एक्सचेंज करती है वो रेस्पिरेशन द्वारा ही होती है, जिसमें ऑक्सीजन का इनटेक होता है एटमॉस्फेयर से, और वो रिलीज़ करती है CO2 को बाय ब्रीथिंग के द्वारा। ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। साथ में जो रेस्पिरेशन है वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम भी करती है, और साथ ही ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड हर सेल्स को एनर्जी रिलीज देती है। ये इसको इस सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथ। जो हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है वो कैसे कैसे ब्रेक डाउन होती है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है इन साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ पे पायरुविक एसिड और एनर्जी में ये चेंज होता है ग्लूकोज। फिर वो अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी को रिलीज़ करेगा। अगर वहाँ पर इनसफिशेंट ऑफ ऑक्सीजन है, मसल्स की बात करें तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड और एनर्जी में ग्लूकोज चेंज होता है, और जिस जगह पे
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादातर ये होता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तब इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज होती है, इसे फर्मेंटेशंस भी कहते हैं। और जो ये सब का सब चेंज होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पाइरुवेट एसिड इनटू इथेनॉल जब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी बनता है, तो ये सब बनता है बाय ईस्ट के द्वारा। और जो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है पाइरुविक एसिड और एनर्जी से, उसी के कारण कई बार जो हम मसल्स फटीग होती है, मसल्स में पेन होता है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड्स के कारण ही होता है। और ये ज़्यादातर होता है जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक में। अगर एरोबिक की बात करें तो टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एरोबिक जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऐसे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। उसी तरह एनारोबिक जो प्रोसेस होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की होती है, ये होती है साइटोप्लाज्म में, और ये अल्कोहल और लैक्टिक एसिड को प्रोडक्ट बनाती है और बहुत इसमें थोड़ा कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। जो एयर होती है वो पास होती है थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो होती है नॉस्ट्रिल से अंदर जाती है, फिर जो नसल पैसेज होते हैं वहाँ से वो नसल कैविटी में जाती है, पर फिर जो हमारे गले में फेरिंग्स होते हैं वहाँ से फिर वो लैरिंग्स में जाती है, फिर ट्रैकिया में डालती है जो यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद ट्रैकिया के जाने के बाद वो जाती है ब्रोंचीज में जाती है। उसके बाद वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे ब्रोंकीज, और वहाँ से वो एल्वोलर्स में जाती है और फिर वो ब्लड कैपिलरीज में जाती है। तो ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इस तरीके से काम करता है। अगर हम एल्वोली की बात करें तो वो इस तरीके से दिखती है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम को ऑक्सीजन को इनटेक करने का काम करती है, और फिर वो उसको लंग्स में भेज के फिर लंग्स से वो हर ब्लड कैपिलरीज में जाती है, जिससे हमारे बॉडी के हर सेल को और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। अब हम देखेंगे जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है वो कैसे काम करती है। सबसे पहले उसमें होता है इनहेलिएशन। ड्यूरिंग जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो थोरिक कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी, वो एक्सपेंड होती है, वो खुलने लगती है। फिर रिप्स लिफ्ट, जो रिप्स होती हैं वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगती है। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, और जो हमारे बॉडी में डायफ्राम होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं। और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर द लंग्स, अब जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है, फिर जो एयर है वो इंटर हो जाती है उसके अंदर। अब उसी के बाद हम देखेंगे एक्सहेलेशन कैसे होता है। थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होती है, इस समय सिकुड़ती है, और जो रिप्स होती है वो डाउनवर्ड को मूव करती है। और जो डायफ्राम बिकम डम शेप, अब वो जो पहले फ्लैट हो गया था वो डम शेप का हो जाता है, और जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो डिक्रीज हो जाता है और एयर उससे एग्जिस्ट हो जाती है फ्रॉम द लंग्स से। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म था ब्रीथिंग का। यहाँ पे हम लंग्स का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एयर रसिंग इनटू द लंग्स, ऐसे जाती है, लंग्स हमारे एक्सपेंड होते हैं, ये हमारे रिप्स हैं, और जो यहाँ पे हमारे डायफ्राम्स होते हैं वो नीचे की तरफ पुल होने लग जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट मसल्स ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम के मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसी तरह इनहेलेशन होता है, जिसमें जब अब जो रिप्स है वो रिटर्न हो जाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में, जो रिलैक्स मसल्स में रिलैक्स होने लग जाता है, वो फिर से अपनी पुरानी शेप में आ जाती है, और फिर लंग्स से जो एक्सपेंड हुआ था वो सिकुड़ जाता है और एयर को बाहर फेंक देता है लंग्स से। अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलीज, ब्लड एंड टिश्यू, कैसे इनमें एक्सचेंज होता है गैसेस का। जो एयर हम लेते हैं ब्रीथ से उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में O2 ऑक्सीजन होता है, ये जाता है एल्वोलस में, उसके बाद ये ब्लड में जाता है थ्रू वीजल्स जो ब्लड वीजल्स होते हैं उससे वो ब्लड में जाता है,
फिर जो ऑक्सीजन है वो बाइंड होता है हेमोग्लोबिन इन आरबीसी के अंदर, हेमोग्लोबिन में वो अपने आप को बाइंड करता है। फिर O2 इज रिलीज इन टिश्यू, उसके बाद वो हर टिश्यू, जो ऑक्सीजन है वो हर टिश्यू पे रिलीज होने लग जाती है। अब जो CO2 जो हम छोड़ते हैं वो फ्रॉम टिश्यू से, हर टिश्यू से CO2 निकलती है। फिर वो जो CO2 है वो रिलीज इनटू ब्लड में जाती है। फिर डिज़ोल्व, फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व हो जाती है ब्लड में। फिर वो ब्लड वीजल्स में जाती है, इन एल्वोली में। फिर वो रिलीज इन एल्वोलर सैक, फिर वो एल्वोलर सैक्स में रिलीज होने लग जाती है। उसके बाद हमारी जो नॉस्ट्रिल होती है उससे वो बाहर निकल जाती है CO2। अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और जैसे ही जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है पानी में उससे वो अपना रेस्पिरेशन करते हैं। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल। इसमें गैस एक्सचेंज होती है थ्रो स्टोमेटा, जो स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होता है उससे, लेंटिसल इन स्टीम, जो स्टीम जो उसकी स्टीम्स होती है उसमें लेंटिसल्स प्रेजेंट होती है उससे, जर्नल सरफेस ऑफ रूट्स, जो रूट्स होती है उसकी जो जर्नल सरफेस होती है वो सब वहाँ से गैस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस सेकेंड, जिसमें ट्रांसपोर्शन एंड एक्सक्रेशन देखेंगे। ह्यूमन बीइंग लाइक अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये है, इसको ज़रूरत होती है रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड की और ऑक्सीजन की। और ये जितना भी जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट होता है, बना होता है अब पंप ऑर्गन जो हार्ट होता है, ब्लड वीजल जिसमें आर्टरीज और वेन्स होती है, और सर्कुलर मीडियम जिसमें ब्लड और लिम्फ्स होते हैं। इनसे बना होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का होता है। उसका एक सर्कुलेशन होता है जिसमें जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ब्लड द्वारा हर बॉडी पार्ट से लेकर वो ब्लड उसको वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में जाकर छोड़ता है, जहाँ पर जो राइट एट्रियम है वो रिलीज्ड होता है। फिर उसके बाद जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। फिर जो ब्लड है, जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहाँ जाकर वो रिलीज हो जाता है। और फिर जो राइट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर उसके बाद जो ब्लड है वो जाता है लंग्स में। फिर लंग्स में दूसरी प्रोसेस होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जो राइट एट्रियम में जाकर रिलीज हो जाता है। फिर वो ब्लड राइट एट्रियम में जाकर कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, और फिर वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जाकर वो ब्लड रिलीज होता है। फिर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उस ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हम जो ये होल प्रोसेस हमने देखी उसको हम इस डायग्राम से देखते हैं। जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेना कावा से जाता है राइट एट्रियम में। फिर उसके बाद वो जाता है वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, फिर वो जो वेना कावा से जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी बॉडी से ब्लड हार्ट में आता है। फिर वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मरी, जो हम ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से जाता है, और वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो इन दोनों को, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करने का डिवाइडिंग वॉल जो होती है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। और इन सब के बीच में एक अरोटा होता है जिसको महाधमनी भी कहते हैं। अब हम देखेंगे जो ब्लड है उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, जिसमें कुछ कंपोनेंट सॉलिड होता है जिसको ब्लड कार्पल्सल्स कहते हैं, कुछ कंपोनेंट लिक्विड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है ब्लड कार्पल्स, उसमें होता है आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो आरबीसी होता है इसी में प्रेजेंट होता है होमोग्लोबिन, जो ब्लड को रेड कलर देता है। उसके बाद जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। जब कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ पर उसको कवरिंग करने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स काम करता है। थर्ड आता है डब्ल्यूबीसी, ये प्रोवाइड करता है बॉडी को डिफिशिएंसी ऑफ एंगल्फिंग द जर्म सेल। जितने भी हार्मफुल जर्म्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो उनको इनगल्फ करने का काम करता है, और हमारी एज अ एंटीबॉडी ये हमारी बॉडी में काम करता है। उसके बाद जो लिक्विड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, येलो कलर फ्लूइड ये होता है, इसमें 90%
90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है, जो होता है प्लाज्मा, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, इसमें मिनरल्स, आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर अब हम लिम्स की बात करें तो लिम्स एक येलोइश फ्लूइड एस्केप होता है जो फ्रॉम कैपिलरीज से जाता है इंटरसेलुलर स्पेस में, जो कंटेन करता है लेस प्रोटीन देन ब्लड, मतलब ब्लड में जितना प्रोटीन होता है उससे थोड़ा कम इसमें प्रोटीन होता है और ये येलो कलर का होता है और ये ब्लड कैपिलरी से इंटर सेलुलर स्पेस में जाता है। जो लिम्फ होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, जो हर बॉडी का हर टिश्यू है उससे हार्ट, वहाँ से हार्ट पे जाता है ये, और ये असिस्टिंग करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और साथ ही ये डिस्ट्रॉय करता है जर्म्स को। इसके बाद आता है ब्लड वीजल्स, जो दो होती हैं ब्लड वीजल्स, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन। जो आर्टरीज होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट से बॉडी में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजती है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है पल्मरी आर्टरीज। इसको साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिंग विजल्स भी कहते हैं। ये बहुत ही थिक और इलास्टिक होती है। अब और उसी तरह जो वेन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट। इसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मरी वेन। जो पल्मरी वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो वेन्स होती है उसको कलेक्टिंग विजल्स भी कहते हैं और इसकी जो वॉल होती है वो थिन और लेस इलास्टिक होती है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट होता है उसमें दो मेन कंडक्टिंग पाथवे होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जो जाइलम होता है वो कैरी करता है वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। जो वाटर मिनरल को वो रूट से हर प्लांट के हर पार्ट पे लेकर जाता है। इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती। उसी तरह जो फ्लोएम होता है वो कैरी करता है फोटोसिंथेसिस को फ्रॉम लीव से टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट में, वहाँ से वो फोटोसिंथेसिस को लेता है और प्लांट के हर पार्ट को भेजता है। इसमें एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम एटीपी से। एटीपी की फॉर्म में इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अगर जो ट्रांसपिरेशन है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है किसी भी प्लांट में वेपर की फॉर्म में फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है वहाँ से लॉस ऑफ वाटर होता है वेपर की फॉर्म में। अगर हम देखें ये फंक्शन कैसे करता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है रूट से और अपवर्ड मूवमेंट करता है वाटर का और मिनरल का, और एक पुल को क्रिएट करता है जिससे पानी और जो मिनरल्स हैं वो प्लांट में ऊपर की तरफ जा सकें। साथ ही ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का भी काम करता है प्लांट में। ट्रांसपोर्ट जो फूड होता है वो जो लीव से डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में होता है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रिएशन, जो प्रोसेस होती है जिसमें रिमूव करते हैं हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से, उसको ही एक्सक्रिएशन कहते हैं। जो एक्सक्रिएशन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में उसमें इंक्लूड है 2 पेयर ऑफ किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर और यूरेथ्रा, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसको यहाँ देखें तो ये एक एडनरी ग्लैंड के नीचे किडनी है और यहाँ पर ये यूरेट्रा है और ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा से जो यूरिन है वो बाहर निकलती है। तो ये एक्सक्रीशन के इम्पॉर्टेंट्स जो सिस्टम है वो हैं। अब हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। जो यूरिन होती है वो प्रोड्यूस होती है किडनी में और ये पास होती है थ्रू द यूरेट्रस से। ये यूरेटर से जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, वहाँ ये स्टोर होती है जब तक इसको रिलीज़ ना किया जाए यूरेथ्रा द्वारा। द पर्पज़ ऑफ जो मेकिंग, जो यूरिन बनने का जो पर्पज़ होता है इसका होता है इसलिए होता है क्योंकि जो फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका फिल्टर करता है फ्रॉम द ब्लड, और ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये ब्लड्स के द्वारा होता है। यूरिया विच प्रोड्यूस इन अ लीवर, जो यूरिया होता है वो प्रोड्यूस होता है लीवर में। और जो किडनी होती है जो पास कराती है, जो प्रोड्यूस करती है किडनी को, जो किडनी में लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस करती है यूरिन को। ये जो यूरिन है वो फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 टाइप, इसमें 3 टाइप की फॉर्मेशन के द्वारा यूरिन बनता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ग्लूकोज वाटर है या अमीनो एसिड है वो फिल्टर होता है फ्रॉम द ब्लड से ये फिल्टर होता है और ये जाता है बाउमन कैप्सूल जो नेफ्रॉन में होती है उसमें। जो दूसरा आता है वो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन।
जब नाइट्रोजन, वेस्ट, ग्लूकोज ये सब फिल्टर होता है ब्लड से नेफ्रॉन में जो होता है ये, उसके बाद वो फिर से यूजफुल सब्सटेंस को फिल्टर करता है और रीअब्जॉर्ब करता है बैक बाय कैपिलरी सराउंडिंग द न्यूफ्रॉन। जो न्यूफ्रॉन के सराउंड में कैपिलरी है वहाँ पे जो उसने वेस्ट प्रोडक्ट जो उसने उसको फिल्टर किया है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करता है कि उसमें कोई अच्छे सबस्टेंस, यूजफुल सबस्टेंस तो नहीं है, उनको रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इसके बाद आता है सीक्रेशन। अब जो एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर जो सीक्रेट हुआ है इनटू द ट्यूबुलर, जो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जितना भी अब वेस्ट वाटर या सॉल्ट रह गया है वो ट्यूबुलर से होता है, ओपन होता है उससे, और ये कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, उसके बाद यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो ये 3 मेन प्रोसेस होते हैं यूरिनरी फॉर्मेशन के। अब हम देखेंगे हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस मतलब ये प्रोसेस करता है, प्यूरिफाई करता है ब्लड को बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियली किडनी के, और ये उन लोगों पे यूज़ किया जाता है हेमोडायलिसिस जिनकी किडनी फेल हो जाती है, उसमें जो उनको ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करती है वो करती है आर्टिफिशियल किडनी, उसको ही हेमोडायलिसिस कहते हैं। अब हम देखेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें हम सबसे देखेंगे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये ट्रांसपोर्ट करता है, और ये करता है थ्रू स्टोमेटा, जिसको ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। जो इसमें वेस्ट होता है वो स्टोर रहता है लीव में, बार्क में, और हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो प्लांट की पत्तियां होती है वो गिर जाती है, जो वेस्ट वो एक वेस्ट ही होता है जो फॉल ऑफ हो जाता है फ्रॉम द प्लांट। साथ ही जो प्लांट होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं सम वेस्ट को, उन जो सॉइल उसमें प्रेजेंट, सॉइल अराउंड देम, जो उनके सराउंड में जो सॉइल होती है उसमें भी वो उसके द्वारा भी एक्सक्रीट करते हैं, जैसे जम्स रीजन इन ओल्ड जाइलम। और उसी तरह कुछ मेटाबॉलिज्म वेस्ट होता है कैटलिस्ट के फॉर्म में ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन लीव्स में ऑफ कोकोगेसिया एंड स्टीम ऑफ जेमिकेंड के फॉर्म में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट फॉर्म होता है प्लांट्स में। तो यहाँ पर हमारा जो लाइफ प्रोसेस था चैप्टर 6 क्लास 10 का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और फिर नेक्स्ट हम अगला 7th चैप्टर देखेंगे क्लास 10th का। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।